वेलकम बैक नाज़रीन। ये जो सीएम जो है केपी के उनको इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी को कल तलब कर लिया। सुहेल अफरीदी और उम्मीदवार शहर नाज उमर अयूब को नोटिस जारी किया गया है। नाज़रीन, सुहेल अफरीदी के गैर जिम्मेदाराना रवैये से इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हरिपुर में पुरअमन ज़िमनी इंतखाबात का इनेकाद मुश्किल हो गया है और उन्होंने जो एक स्टेटमेंट दी है, उनके मुताबिक ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस और इलेक्शन ड्यूटी पे मामूर अमले और वोटरों की जान को भी ख़तरा है। सुहेल अफरीदी साहब ने इतनी सख्त को स्टेटमेंट दी है, सरकारी मुलाजमीन को धमकियाँ क्यों दी गई हैं, ये बात की जा रही है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। प्रोग्राम के इस हिस्से में इस पर बात करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं नज़ीर साहब की तरफ। नज़ीर साहब, ये जो कहा जा रहा है इलेक्शन कमीशन भी अपनी जगह पे स्टांस ले गया है, सुहेल अफरीदी साहब ने भी बड़ी ठीक ठाक किस्म की स्टेटमेंट दी है, क्या देख रहे हैं केपी में क्या होने क्या जा रहा है? नज़ीर साहब की आवाज। जी नज़ीर साहब। सॉरी, वो जो पार्टी वहाँ पर है 13 साल से उन्होंने तहैया किया हुआ है कि उन्होंने किसी इलेक्शन को और किसी भी नेशनल लेवल पे जो भी डेवलपमेंट्स होंगी उसको पीसफुल नहीं होने देना। ये तो मेरे ख्याल में आप लोग मान लें। वो चाहेंगे कि कंट्रोवर्सी हो ताकि उनको मौके मिलते रहें एजुटेशन करने के भी, और जो जिस किस्म का प्रोपेगेंडा वो करते हैं वो करते रहेंगे। इसके लिए जो ज़रूरी है वो इलेक्शन कमीशन की अपनी पॉलिसीज़ हैं और जो पावर्स उनके पास हैं उनको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। कितने साल हो गए कि उनके ऊपर फॉरेन फंडिंग प्रूव हो चुकी हुई है और बगैर किसी वजह के वो डिसीजन रोके हुए हैं। जब तक कि आप जो मिसक्रिएंट्स होते हैं, जो रूल को वायलेट करते हैं, जो आपकी अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं, जब तक आप उनको लॉ के अंदर रह के जो भी उनकी सजा या जजा है वो नहीं देंगे तो नहीं होगा। आप अपने पड़ोसी से सबक सीख लें। हिंदुस्तान में वहाँ का जो इलेक्शन कमीशन है किसी की जरूरत नहीं है, ना कोर्ट आड़े आती है, ना पब्लिक को इंटरफेयर कर सकती है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी इंटरफेयर कर सकती है। इसलिए इतना बड़ा कंट्री जो है वहाँ डेमोक्रेसी ने जड़ें पकड़ ली हैं। हमारे यहाँ सिर्फ वजह यह है कि रूल ऑफ लॉ नहीं है। आप लॉ की एप्लीकेशन जो है वो सिलेक्टिव है, हालात को देख के, अपनी सेफ्टी को देख के, अपनी कन्वीनियंस को देख के। तो भाई अगर चीफ मिनिस्टर हो या कोई और भी हो, अगर वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जानबूझ के क्रिएट हो रही है या वो इलेक्शन को जानबूझ के कंट्रोवर्शियल बनाना चाह रहे हैं, फिर वो कह देंगे ये फॉर्म 47 के इलेक्शन है, लिहाजा एक और कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी एट द एंड ऑफ द डे। इसी तरह ये 4 साल पूरे कर लेंगे और फिर आवाम को कहेंगे देखा इन्होंने कुछ नहीं किया, हम बैठे हैं आपकी खिदमत करने के लिए। तो आवाम का भी एक पेशेंस का हद होती है, वो भी इतने क्लोजली एजुकेटेड नहीं होते, दे गेट मिसलेड। और यही हुआ है पहले इलेक्शन में कि जी ये 2 पार्टियां बारियां लेती हैं, वो बारियां करते करते जो थर्ड पार्टी आई तो सत्यानाश कर दिया। दुनिया में कहीं भी, यूके में, यूरोप में, अमेरिका में 3 पार्टी सिस्टम नहीं चल सकता, यहाँ भी नहीं चलेगा। आपको 2 पार्टीज के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। आप तीसरी पार्टी जो है नज़ीर साहब, 2 पार्टी सिस्टम आप कह रहे हैं, जो ऑलरेडी 2 पार्टी सिस्टम चल रहा है, 2 पार्टी सिस्टम जो पहले से है वो ही चलेगा, तीसरी पार्टी की गुंजाइश नहीं है? मुमकिन नहीं है ये। अच्छा। आपने यूके में बड़ा ट्राई किया, सोशल डेमोक्रेट्स, और यही सोशल डेमोक्रेट्स यूरोप में भी आए, ये नहीं चल पाए। अब हमारे यहाँ एक जो इशू मुख्तलिफ वो ये है कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो आइडियोलॉजिकल बेसिस के ऊपर 2 पार्टियां नहीं हैं। स्लाइटली आज से 10 साल पहले हम समझते थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो क्या कहते हैं सेंटर लेफ्ट है और PMLN जो है वो सेंटर राइट है।
तो अब लेकिन दोनों के दरमियान में जो फर्क है वो कम से कम होता जा रहा है। अब आप जो पीटीआई, लेट्स बी वेरी ओपन, पीटीआई जो है अब वो कहाँ खड़ी है, इज इट लेफ्ट और राइट ना? ये आइडियोलॉजिकल वैक्यूम या एब्सेंस होने की वजह से अब क्या हुआ है कि जो पार्टियां हैं वो इंडिविजुअल्स के ऊपर बेस हो गई हैं, ए बी और सी के ऊपर, और लिहाजा वो ए बी सी में लोगों को चूज करना होता है। लोग ये चूज नहीं कर पाते कि ये लेफ्टिस्ट है या राइटिस्ट है या सेंटर ऑफ द जिसे कहते हैं रोड है। अब आपके सामने जो न्यूयॉर्क में इलेक्शन हुए हैं मेयर के, उन्होंने खुल के कहा कि हम डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट, वो है ममदानी साहब जो है, उनकी पार्टी जो है वो डेमोक्रेट्स है, वो लेफ्ट साइड के ऊपर है। यहाँ पर ना तीतर है ना बटेर है, एक। नंबर 2, आवाम के पास चॉइसेस क्लियर नहीं है। तीसरी बात ये कि कानून का नफाज नहीं है। अगर हमारे इलेक्शन कमिश्नर साहब ये कहें कि पुट हिज फुट डाउन, कि ये रूल्स हैं, ये प्रोसीजर्स हैं, अगर ये वायलेट होंगे तो ये सजा उनको मिलेगी, अब आप देखेंगे हालात ठीक हो जाएंगे। लेकिन हर दफा कोई ना कोई मसलहत सामने आती है। मसलहत प्रॉब्लम ये है ना नज़ीर हुसैन साहब, मसलहत के तहत या नजरिया ज़रूरत के तहत बहुत सारी चीज़ें हमारे मुल्क में चलती हैं। ब्रिगेडियर साहब की तरफ आती हूँ। ब्रिगेडियर साहब, ये क्या हो गया है सीएम केपी को? ज़िमनी इंतखाबात में बदमज़गी हुई तो रात तक ओहदों पे नहीं रहेंगे, इस पे अब ठीक ठाक किस्म का जो है वो इलेक्शन कमीशन, तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी स्टेटमेंट आ गई है कि वज़ीर आला के गैर जिम्मेदाराना रवैये से इंतजामिया और वोटर की जान को खतरा लाहिक है। वो कह रहे हैं कि अपने ओहदों पर नहीं रहेंगे, उन्होंने उनकी जान को खतरा लाहिक करार दे दिया है। आपको नहीं लगता कि चीज़ें बहुत ज़्यादा फैलाई जा रही हैं, रायता बहुत ज़्यादा फैलाया जा रहा है, चीज़ों को कंट्रोल बेहतर तरीके से किया जा सकता था दोनों साइड से ऑब्वियसली? जी, मैं भी यही समझता हूँ कि ये बहुत गैर जिम्मेदाराना रवैया है, और उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ सज़ा देने का रिवाज नहीं है। अब देखिए, वो रूडी गिलियानी साहब थे जिन्होंने अमेरिकन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बात की कि इलेक्शन जो थे ये ईमानदाराना नहीं थे, तो उनको बुला लिया, उनको कोर्ट में सज़ा हो गई, हालांकि वो ट्रंप के असिस्टेंट थे। फिर प्रेसिडेंशियल पावर्स यूज करके उनको बचाया। तो हमारे यहाँ खुलेआम आप इलेक्शन के खिलाफ हर्जा सराई करते हैं, और इलेक्शन कमीशन की पोजीशन एक कोर्ट की है, उनके पास जज के इख्तियारात हैं, और आपके आर्टिकल 19 के अंदर कहा गया है कि आप अदालत के खिलाफ हर्जा सराई नहीं कर सकते। आप आइडियोलॉजी, इस्लाम की ग्लोरी के खिलाफ, अजमत इस्लाम के खिलाफ हर्जा सराई नहीं कर सकते। आप मुल्क के दिफा और हिफाजत के खिलाफ, हिफाजत करने वाले इदारों के खिलाफ भी हर्जा सराई नहीं कर सकते। मुल्क की फॉरेन पॉलिसी और मुल्क के बाहर के दोस्त जो हैं उनके खिलाफ भी आप हर्जा सराई नहीं कर सकते। हमारे यहाँ रिवाज है, खुलेआम हर्जा सराई होती है, खुलेआम कहा जाता है कि ये जो इलेक्शन हुआ था ये 47 फॉर्म है, तो 45 का कोई ड्रामा बनाया है, ये कोई फेयर इलेक्शन नहीं है, और किसी से पूछ कुछ नहीं होती कि भाई तुम ये कह रहे हो, जरा आओ सबूत दो, और अगर सबूत नहीं है तो तुम्हें सजा मिलेगी, और वो सजा अच्छी खासी होनी चाहिए। इलेक्शन लड़ने से नाअहल करार देना चाहिए, सियासत पे पाबंदी लगनी चाहिए। जो इस किस्म की बातें करते, हमारे यहाँ रिवाज बन गया है कि हारने वाला इलेक्शन को धांधली करार दे देता पहले दिन से, सबूत हो या ना हो बयानबाजी शुरू हो जाती है कि ये बेईमानी का इलेक्शन हुआ है। उसमें अगर हिफाजत के लिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर फौज आए इलेक्शन को करवाने के लिए, तो हारने वाले फौज पे इल्जाम धर देते हैं। ठीक है। फिर और बहुत सारी जिनको हम बदमाशियां कह सकते हैं वो की जाती हैं। बैलेट बॉक्स उठा के गायब हो जाते हैं, पर्चियां फाड़ दी जाती हैं पोलिंग बूथ के अंदर, और कोई गिरफ्तार नहीं होता, किसी को सजा नहीं मिलती। तो ये बात है। आप मुझे बताएं कि पिछले 50 सालों के अंदर किसी को इस बात पे सजा मिली कि बैलेट बॉक्स उठा लिया, या जाके प्रिजाइडिंग अफसर को या पोलिंग ऑफिसर को धमकियां दी? कि हमारे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि किसी को सजा हुई हो, जबकि ये आम रिवाज है। हारने वाले पहले दिन से कहते हैं कि इलेक्शन में धांधली होगी। सिर्फ वो इलेक्शन अच्छा इलेक्शन है जिसमें मैं जीत जाऊं या मेरी पार्टी के लोग जीत जाएं। ठीक है। जहां हमें शिकस्त हो वो इलेक्शन बेईमानी से हो गया।
और ये खुलेआम हर्जा सराई है, इसकी कोई सजा नहीं है। तो ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि इलेक्शन कमीशन ने जो अब कदम उठाया है वो बिल्कुल सही कदम उठाया है। और अगर ये हर्जा सराई साबित हो जाती है इलेक्शन कमीशन की अदालत के अंदर तो उसकी सजा मिलनी चाहिए। तो फिर कुछ कम होगा। आखिर दूसरे मुल्कों में ये क्यों नहीं होता? मैंने अमेरिका की मिसाल दी कि उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप के जो पर्सनल असिस्टेंट थे, जो उनके मददगार थे, मशीर थे, उनको उसने हर्जा-सराई की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, सजा हो गई। तो यहाँ भी रिवाज जो बन गया है, इस रिवाज को खत्म करने की, रिवाज को तब्दील होने की जरूरत है। लेकिन ओवरऑल हार माननी होगी और जीतने वाले को मुबारकबाद ओवरऑल सिस्टम में तब्दीली चाहिए। किसी एक प्रोविजन में होगा तो बाकी प्रोविंसेस में नहीं होगा, तो ये तो फिर अपनी जगह एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। ओवरऑल सिस्टम में हमें बेहतरी की, रिफॉर्म्स की जरूरत है। मैं यह सबसे जानूंगी, ये सब बात ब्रिगेडियर साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। इन प्रिंसिपल तो वो सही है, और नज़ीर साहब ने जो ओवर फिलॉसफी जो बयान कर रहे हैं वो तो सही है। लेकिन अगर हम ऑन ग्राउंड कुछ हकीकतें तो हैं। रियलिटी में देखें, ऑन ग्राउंड देखें तो आपको ये सब होता नजर आ रहा है। और उन्होंने तो ये बात की ना कि अगर ज़िमनी इंतखाबात में बदमज़गी हुई तो रात तक ओहदों पर नहीं रहेंगे। माना एक ठीक है, स्टेटमेंट जो है वो मुनासिब स्टेटमेंट नहीं है। अब वैसे कहें कि बदमज़गी नहीं होनी चाहिए, अच्छे तरीके से कंडक्ट करवाना है। अब जो इलेक्शन कमीशन है उनके वोटरों की जान को ही खतरा लाहक करार दे दिया। खुदा न खासा जब इस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं तो थर्ड पार्टी इस चीज़ का बहुत फायदा उठाती है। मेरा ख्याल है पॉलिटिक्स बड़ा फूंक के कदम रखने का नाम है। देखिए पॉलिटिक्स को अगर आप इंतहाओं पे ले जाएंगे तो जो आम वोटर या फॉलोवर होता है ना जी, वो थोड़ा सा जज्बाती भी होता है। चले कुछ पार्टीज के, कुछ प्रोविंसेस के लोग ज्यादा जज्बाती हैं, कुछ कम जज्बाती हैं। लेकिन अगर वाकई आप माहौल को गदला देंगे, लोगों के जज्बात बरंगिख्ता कर देंगे, तो वो सेंटिमेंटल होके फिर मॉब्स पैदा होते हैं, फिर मॉब असॉल्ट्स करते हैं, फिर बदअमनी होती है। तो मेरे हाल इसलिए बहुत ज्यादा खास तौर पे लीडर्स जो हैं उनको, भले मैं समझता हूँ उनके यहाँ एक रिजेंटमेंट भी है, वो ये समझते हैं कि जी ये तो वो लोग थे, ज़िमनी इंतखाबात तो हो ही इसलिए रहे हैं कि कुछ लोग नाअहल हुए, और वो समझते हैं कि नाअहली के नतीजे में जो अब ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं तो नाअहली गलत थी। लेकिन देखिए उसके भी फोरम्स हैं, उसके लिए इनको बात अपनी कहते रहना चाहिए, क्योंकि अवाम भी एक बहुत बड़ा फोरम है, वहां पे बात कहते रहे। लेकिन अगर वाकई कुछ इस तरह की हद पार कर ली जाए, लेकिन वैसे मेरा ख्याल है अगर इसके अलावा उन्होंने कुछ कहा है तो वो उसको आप कह सकते हैं कि जान को खतरा है। लेकिन अगर उन्होंने कहा कि ओहदों भी नहीं रहेंगे तो ये थोड़ी सी जज्बाती स्टेटमेंट है। लेकिन ये आग शायद ना लगाए। देखिए वो चले एक सीएम थे, वो माना कि वो इमरान खान के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, बड़ी मतलब तुम 2-3 किस्म के बयान दे रहे हैं, वो एक चीज हम मानते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन के जो हैं तर्जुमान, उनको जरा मुहतात मेरा ख्याल है उन्हें भी बिल्कुल बहुत। देखिए इलेक्शन कमीशन का काम अभी इन्होंने ब्रिगेडियर साहब ने कहा दे आर अ कोर्ट। दुनिया में तमाम इलेक्शन कमीशन, मुझे बल्कि अमेरिका के प्रोफेसर और मीडिया पर्सन आए और एक इलेक्शन में उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ भी धांधली होती है। मैं बड़ा परेशान हुआ और उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ FBI भी काम करती है इस तरह के कि धांधली के ये जो भी बात की गई है। लेकिन ये नहीं है कि वहाँ पे एक वो पूरी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है पूरे इलेक्शन में। हमारे यहाँ तो ये होता रहा, बाकी डब्बे भी उठाए गए और कुछ ऐसे भी लोग थे, यानी कुछ ऐसे ताकतवर लोग भी थे कि जो डब्बे उठाने के बावजूद यानी कि उनको गिरफ्त में नहीं लाया जा सकता था। माजी में वो हमने देखा गवर्नर हाउस में इस तरह की मशीनें भी लगी होती थी। तो वो हर दौर अब गुजर गया, मोसरबा माजी तो लॉ नहीं बनेगा भी। ठीक है, लेकिन बहरहाल आपको लगता है दोनों साइड से जज्बाती? हाँ, मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन का काम स्टेटमेंट देना नहीं है। एग्जैक्टली इस सब में ना वो अपना एक्शन ले सकते हैं अंडर द लॉ। इलेक्शन कमीशन का चीफ सेक्रेटरी KP को खत उन्होंने लिखा है, लेकिन दोनों साइड से जज्बाती स्टेटमेंट्स आई हैं। दोनों साइड से ही बड़े मुहतात तरीके से स्टेटमेंट देनी चाहिए थी। और इलेक्शन कमीशन चूंकि एक इदारा है पाकिस्तान का, तो उसको तो वर्ड्स का चुनाव बहुत ही बेहतरीन रखना चाहिए। सियासी जमातें चले सियासत करती हैं, उन्होंने सियासत करनी है, वो सियासत में आके कुछ ऐसी बात कर जाती हैं। बहरहाल जी हमारा दोनों साइड को मशवरा है कि ज़रा तहम्मुल से चलें। हमारे मुल्क में ऑलरेडी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, तो हमने हर प्रॉब्लम को लेके चलना है अवाम के हक में बेहतरी के लिए। तो ज़रा दोनों साइड मोहतात तरीके से स्टेटमेंट दिया करें, चाहे कोई भी साइड हो। बहुत शुक्रिया नज़ीर हुसैन साहब आपका भी, मियां सफ़र रहमान साहब आपका भी, ब्रिगेडियर रिटायर्ड लियाकत अली तूर साहब आपका भी मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।